न्यूज़ रिपोर्ट इंडिया के दर्शकों और श्रोताओं को खुशामदीद। न्यूज़ रिपोर्ट इंडिया का प्रोग्राम खबर की खबर लेकर हाजिर हूं मैं सुखदेव सिंह। आज के इस प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे बदलते हुए जियो पॉलिटिकल ऑर्डर और जियो इकोनॉमिक ऑर्डर के बारे में। इसका रेफरेंस हम रखेंगे INSTC इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जिसमें फैसिलिटेट करना है ट्रेड ईरान, इंडिया और रशिया, और इसके अलावा और यूरोपियन कंट्रीज़ अज़रबैजान, आर्मेनिया, टर्की, उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान और सीरिया वगैरह। ये एक्चुअली पिछले कुछ समय में जिस तरह से वेस्ट ट्रेड के ऊपर डोमिनेंट था, वेस्ट जो है ट्रेड रिलेशंस और जियो पॉलिटिक्स को कमांड कर रहा था, उसके रिएक्शन में एक इस तरह का जो है एक ऑल्टरनेटिव क्रिएट करने की कोशिश की गई, जिसमें हम देखते हैं फोरम्स लाइक ब्रिक्स, और ग्लोबल साउथ और इस तरह की बहुत और सारे जो फोरम्स हैं वो इमर्ज हुए हैं। तो ये जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड कॉरिडोर है, ये एक रूट है जो ऑल्टरनेटिव रूट बनेगा सुएज कनाल का, जो पहले वाला पुराना रूट है उससे, जो कि कंपैरेटिवली इकोनॉमिकल होगा ट्रेड के लिए और उसमें कम समय लगेगा, और इसमें ये इन कंट्रीज़ के लिए एक ये सुरक्षित और सेफ रूट भी रहेगा। ये जो रूट है ये रशियन जो रेलवे नेटवर्क है उसको यूज़ करते हुए मॉस्को से लेके जो है अज़रबैजान के रास्ते हुए चलते हुए ईरान, और ईरान के बाद भारत। ये जो रूट है इसमें रोड है, रेलवे होगी और सी होगा। एक पॉइंट है जो अज़रबैजान और ईरान के बॉर्डर के ऊपर है, जिसको अस्तारा बोला जाता है, अस्तारा नाम की जगह है। वहाँ से शुरू होके कैस्पियन सी के साथ साथ ये जो है एक ईरान में दूसरा एक सिटी है राशिद, उस तक पहुंचेगा ये रेलवे लाइन। ये रेलवे लाइन का जो स्ट्रेच है ये 162 किलोमीटर्स का होगा, जो कि ईरानियन रेलवे नेटवर्क का प्रोजेक्ट है। परंतु इसकी जो फंडिंग है, इसकी जो सपोर्ट है, वो लार्जली रशिया की तरफ से है। परंतु अगर ये बन जाता है तो इससे जो है वो ट्रेड जो है फास्टर हो जाएगा और सी का रास्ता जो है वो कम हो जाएगा। तो ये एक तरह से मॉस्को से जो है चलते हुए या तो रोड या फिर रेलवे रूट से ईरान तक पहुंच जाएगा, और फिर ईरान से आगे जो है सी के थ्रू जो चाबहार पोर्ट है ईरान में, और जिसको इंडिया ने इंडिया के काफ़ी उसमें इंटरेस्ट हैं, इंडिया ने उसके ऊपर कुछ इन्वेस्ट किया है, तो वहाँ से फिर ये सीधा मुंबई तक लिंक हो जाएगा। और जैसा कि बताया जा रहा है ये 7,200 किलोमीटर्स का टोटल रूट है, और यहाँ जो टाइम है पहले के मुकाबले बहुत कम लगेगा। जैसे पहले सुएज कनाल का जो रूट था वो 37 घंटे लगते थे, यहाँ सिर्फ 19 घंटे लगेंगे, और इसकी जो कॉस्ट है वो भी तकरीबन 30% जो है वो कम हो जाएगी। तो एक हिसाब से टाइम भी सेव होगा और उसके ऊपर जो कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगी, और साथ ही साथ जो सैंक्शंस हर बार खतरा रहता है, क्योंकि जो सुएज कनाल का रूट है, जो सी रूट पुराने हैं, वहाँ पर जो यूरोप है या वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं या
उनका उनका जो है वो कंट्रोल है। तो उनका कंट्रोल होने के कारण, क्योंकि वहाँ इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं वो भी उन्हीं की हैं, या ट्रांजिट जो चेक पॉइंट्स हैं उनके ऊपर भी उन्हीं का कब्जा है, और जो ट्रेड है, स्विफ्ट जैसी जो जो सिस्टम्स हैं फॉर ट्रांजैक्शंस, वो भी उन्हीं के, और फिर वो डॉलर के ऊपर बेस्ड जो है ट्रेड है। तो ये जो ऑल्टरनेटिव रूट है यहाँ पर, क्योंकि जो ये नया रूट डेवलप हो रहा है और इन कंट्रीज़ के द्वारा ही डेवलप हो रहा है, तो इसके ऊपर वेस्ट का कुछ कंट्रोल नहीं रहेगा। तो एक फ्रेंडली कंट्रीज़ के रास्ते से जाएगा, कोई रास्ते में इनसिक्योरिटी या कुछ और तरह के जो खतरात हैं उनकी कोई पॉसिबिलिटी जो है कम रहेगी या रहेगी ही नहीं। तो इसलिए ये एक सेफर रूट रहेगा। और दूसरी तरफ एक डॉलर फ्री, डॉलर का ऑल्टरनेटिव ट्रेड सिस्टम इवॉल्व करने की भी चर्चा है, जहाँ पर डॉलर जरूरी नहीं हो ट्रेड करने के लिए, और जो लोकल करेंसीज हैं उनके थ्रू ट्रेड को प्रमोट करने की जो है बात है। तो ये एक अलग तरह का एक्सपेरिमेंट है जो होने की जो है वो दिशा में है। तो ये काफ़ी समय से चल रही है बात। पहले जो है रेल लिंक नहीं होने के कारण अभी तो वहाँ सी से होकर के ही आता है जो भी ट्रेड्स हैं, और जब ये रेलवे लिंक बन जाता है तो फिर उसके बाद जो है जिसकी कि 2030 तक हो जाने की उम्मीद है, तो ऐसा लग रहा है कि तब जो है बहुत बड़ी मिकदार में जो है वो ट्रेड हो पाएगा, बहुत बड़ा जो है वहाँ से, क्योंकि जो रशिया एक्सपोर्ट करना चाह रहा है ऑयल, गैस, फर्टिलाइज़र और कुछ और चीज़ें और कुछ मिनरल्स वगैरह हैं, ऐसे ही भारत से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो रशिया को जाती हैं, और ईरान से ऑयल जो है होता है, ईरान के भी एक ऑल्टरनेटिव रीअलाइनमेंट हो रही है, जो कि जिसको इस तरह से देखा जा रहा है कि ये जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उसकी गिरफ्त के बाहर होगी, क्योंकि जिस हिसाब से ट्रंप ने बहुत सारे कंट्रीज़ को एक तरह से थ्रेटन किया है कि वो उनके ऊपर सैंक्शंस लगा देंगे, भारत को भी चुनौती दी, इवन चाइना को चुनौती दी, और बहुत सारे कंट्रीज़ हैं उनको चुनौती दी जो कि सॉवरेन स्टेट्स हैं। तो ये एक तरह से बुली करने वाली बात थी, जिसके कारण ये बहुत ज़रूरी है कि एक सब्स्टिट्यूट जो है उसका निकाला जाए, एक अलग तरह का जो है वो ट्रेड जो है डेवलप सिस्टम किए जाएं, और ये जो छोटे कंट्रीज़ हैं इनकी भी एक अपनी तरह की जो है वो रेलेवेंस इसमें होगी, ये लोगों इनको भी डेवलप करने का मौका मिलेगा। ईरान जहाँ तक है, एक तरह से ये ट्रांजिट हब बन जाएगी, और इसको जो ट्रांजिट हब होने के कारण बहुत सारे जो हैं इसको फ़ायदे होंगे, और पॉलिटिकल भी एक अटेंशन गेन करेगा। तो इसी के साथ बाद में चाइना को भी जोड़ा जा सकता है, जो चाइना भी एक रूट डेवलप कर रहा था, उसके साथ भी लिंक किया जा सकता है। तो ये पूरा जो है एक ग्लोबल साउथ एंड नॉर्थ एंड साउथ, कुछ पार्ट नॉर्थ का भी उसमें जुड़ जाएगा, और एक नए जो है नई तरह के जो रास्ते हैं उससे खुल सकते हैं। तो अभी जैसा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक्शन किया है वेनेजुएला के प्रेसिडेंट के अगेंस्ट, क्योंकि वो यूएसए की कोई बात नहीं मान रहे थे, इन पर्टिकुलर जो उनका ऑयल का जो भंडार है जिसके ऊपर यूएसए जो है अपना कंट्रोल चाहता है। यूएसए चाहता है कि वो वहाँ से ऑयल निकाल के इंटरनेशनल मार्केट में बेचे, तो उसके लिए उसको एक तरह की वो नहीं मिल रही थी। तो
उसकी जो दोस्ती है, वेनेजुएला की जो रिश्ते हैं वो भी इन्हीं कंट्रीज थे, रशिया और चाइना और ईरान और दूसरे जो कंट्रीज हैं, और फिर थोड़ा बहुत भारत से भी इसका लिंक बनता है। तो उसके कारण यूएसए को ये पसंद बात नहीं आ रही थी, और फिर एक नैरेटिव क्रिएट करके कि जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं वो एक तरह से जो ड्रग्स का, वो एक तरह से ड्रग लॉर्ड थे, तो वो ड्रग्स को सप्लाई करते थे अमेरिका में, इसलिए उनके उनके उनका जो है ये कार्य इलीगल है। तो एक इसके कारण तो उनको एक नैरेटिव ऐसा बनाया गया कि जो पॉलिटिकल एक्शन है उसको एक लीगल एंगल दिया गया, और अभी ये बताया जा रहा है कि उनके खिलाफ जो है वो यूएसए में उनके उनके ऊपर एक ट्रायल चलाया जाएगा, और फिर उसके बाद उसकी सज़ा जो है वो डिसाइड करी जाएगी। परंतु इसको हम इसके साथ इसकी कनेक्शन में ही देख सकते हैं, जैसे ऑल्टरनेटिव ट्रेड, जियो ट्रेड डेवलप हो रहा है और जियो पोलिटिकल अलाइनमेंट्स हो रही हैं, तो उसी से साथ इसको लिंक करते हुए हम देख सकते हैं कि रशिया, क्योंकि ना तो रशिया को जो है उससे सैंक्शन से कुछ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया जा सका है, उसकी जो इकॉनमी है उसको बिल्कुल, हालांकि इफ़ेक्ट तो हुआ है, उसके ऊपर बहुत सारे जो नेगेटिव प्रभाव पड़े हैं, परंतु जिस तरह से लग रहा था कि यूएसए जैसा होप कर रहा था कि वंस दे इम्पोज सैंक्शंस ऑन रशिया, तो उससे वो बिल्कुल ही जो है एक तरह से बुखला जाएंगे और उल्ट पुल्ट उनकी सारी इकोनॉमी हो जाएगी, वो नहीं हो पाया है। इसी तरह से चाइना को जब दबाने की कोशिश की गई, चाइना ने भी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिखाया, और चाइना भी यूएसए और पर्टिकुलरली ट्रंप की बात को उन्होंने बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं दी। इसी तरह से भारत ने भी अपना एक इंडिपेंडेंट स्टैंड रखा, और हालांकि अभी हाल ही में भारत जो है बड़ा केयरफुली कर रहा है, ये एक तरह से बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है कि ये यूएस रशिया में बैलेंस रख के चले, परंतु उस ढंग से जैसे ये इसको डराने की कोशिश कर रहा था कि ये बिल्कुल रशियन ऑयल जो है वो इंपोर्ट ना करे, वो उसकी चल नहीं पाई है। तो इस सारे हालात में एक तरह से जो डोनाल्ड ट्रंप है वो फेल्ड एक राजनीतिक साबित हो रहे थे। तो इस बुखलाहट में, और जो यूएसए का प्रोग्राम है कि इसने जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं या दूसरे कंट्रीज़ हैं उनके जो रिसोर्सेज के ऊपर कंट्रोल अपना जमाना है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो इसी के चलते ही ये सारा जो है एक्शन किया गया है, जिसकी हम देख सकते हैं कि जो बाकी दूसरे देश हैं वो कैसे उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, या यूएन इसके बारे में क्या फैसला लेता है। परंतु ये सारा एक गंभीर मुद्दा है, पर साथ ही साथ हम देख सकते हैं कि कोशिशें लगातार जारी हैं कि एक नया जियो पॉलिटिकल एंड जियो इकोनॉमिक ऑर्डर जो है वो बनाया जा सके। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।